आज पढ़ाऊंगी बच्चों ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन किसे कहते हैं? जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो अपने आप ही क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाती है। इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स ऐसा लग रहा है जो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन का फोर्स कहते हैं। ये आपने सभी लोगों ने कहानी सुनी होगी कि न्यूटन एक बार सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके ऊपर एक सेब आकर गिरा या सेब पास में आकर गिरा, तो तब उन्हें ख्याल आया कि क्या ऐसी चीज़ है कि हर कोई चीज़ जो भी ऊपर जाती है वो नीचे ही क्यों आती है। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि ज़रूर कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो अर्थ की तरफ लग रहा है। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर की तरफ खींच रहा है। ठीक, अगर हम इस बात के लिए कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक धागा लिया, उस धागे में एक पत्थर बांध दिया और उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाया। ठीक है, ऐसे गोल गोल घुमाया। जब वो इसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये जो भी पत्थर है, इस पत्थर की जितनी भी स्पीड है वो उतनी की उतनी रहती है। सपोज ये पत्थर यहाँ आ गया, स्पीड यहाँ हो गई, यहाँ आ गया, स्पीड यहाँ पर हो गई। अब आप क्या देख रहे हो? आप कहोगे ये तो चेंज हो रही है। ठीक है, स्पीड सेम है बट वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? जब हम स्पीड में विद डायरेक्शन बोलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पर देखो स्पीड v रहेगी, ठीक, और इसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। ठीक, और ये पत्थर जो है वो कंटिन्यूसली एक सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। जब ये सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पता लगाया बच्चों कि ये जो रेडियस है, ये वाला रेडियस, और इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट किसे कहते हैं? अगर ये सर्कल है और ये आपने रेडियस लिया तो इस रेडियस का ये जो टचिंग पॉइंट है, यहाँ पर अगर आप बिल्कुल 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करोगे तो दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि ये जो रेडियस था इस पर टेंजेंट ड्रॉ करी। टेंजेंट क्या शो करती है? डायरेक्शन ऑफ द स्पीड, जो भी आपकी स्पीड या वेलोसिटी कह लो। ठीक है, जो भी डायरेक्शन है इसकी वेलोसिटी की, उस डायरेक्शन को बताती है। और ये हमेशा कितना एंगल रहता है? 90 डिग्री का एंगल रहता है। ठीक है, और ये जो पत्थर है वो कंटिन्यूसली एक ही पाथ पर मूव करता है, और इस पाथ का वो इस पत्थर का जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स किधर की तरफ लगता है? सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ लगता है। और अगर बाई चांस वो इसको छोड़ दें, ठीक है, अगर ऐसे ऐसे घुमाना जो घुमा रहे थे अगर वो घुमाना छोड़ देंगे तो पत्थर क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ठीक है, यानी जब तक उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है तब तक तो वो क्या कर रहा है? सर्कल में मूव कर रहा है। जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगना बंद हुआ, वो जो पत्थर था वो कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ठीक है, ये बात के बाद इन्होंने कहा, वैज्ञानिकों ने बोला कि भाई अगर ऐसा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, या अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ तो सन भी मूव कर, मून भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि मून अर्थ की तरफ आए और अर्थ मून की तरफ जाए, अट्रैक्शन होना चाहिए बीच में। ठीक, अगर एप्पल जो है वो नीचे अर्थ की तरफ गिरा, अर्थ ने उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो वो भी अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, तो अर्थ क्यों नहीं एप्पल के पास गई? ठीक, तो इन सब का कारण ये था कि अगर बहुत ज़्यादा मास होता है, जो चीज़ जिसका मास बहुत ज़्यादा है वो थोड़ा कम मूव करती है, और आपको मतलब वो मूव करती है बट इन कंपैरिजन टू जिसका वेट कम होता है आपको क्या लगता है कि वो मूव नहीं कर रही है। ठीक है, अब फिर वैज्ञानिकों ने हमें ये बोला कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर यूनिवर्स में हैं तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो तो उसके लिए ये लॉ बना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये किसने बनाया था? ठीक, इसके लिए चलो बाद में बताऊंगी किसने बनाया था। अभी ये देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था क्या, पहले वो देखो। ये दो ऑब्जेक्ट है हमारी, सपोज पहली ऑब्जेक्ट है, इसका मास है कैपिटल एम, जो दूसरी ऑब्जेक्ट है उसका मास है स्मॉल एम। दोनों का अलग अलग क्यों लिया है? क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कितना भी मास हो, और बड़ा हो, ज़्यादा हो, छोटा हो, हर कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाती हैं। तो ये m है कैपिटल M, ये स्मॉल m है, और इन दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल d है। तो
क्या एक्सपेरिमेंट्स निकाले गए कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट का जितना भी मास है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पहला स्टेटमेंट यही लिखा कि फोर्स इज इक्वल्स टू दोनों मास, दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास था उनका प्रोडक्ट कर लिया, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात क्या बोली कि जितना भी इन दोनों मास के बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जितना हम ये डी ज्यादा करते जाएंगे उतना फोर्स कम होता रहेगा, यानी दो ऑब्जेक्ट जितनी दूर जाती रहेंगी उनका फोर्स उतना कम होता रहेगा। देखो अगर ये है इतना है तो सपोज करा हमने यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स था, अगर मैंने ये डिस्टेंस बढ़ा दिया तो हो सकता है ये 9 न्यूटन ही रह जाए, अगर मैंने ये और भी ज़्यादा बढ़ा दिया तो हो सकता है ये 8 न्यूटन रह जाए। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा फोर्स क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मैंने अभी आपको केवल सिंपल बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, बट यहाँ पर कैसा है, जो भी आपका डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो सपोज करो अगर डिस्टेंस हमारा है 6 तो d का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 36, यानी इस रेशियो से फोर्स जो है वो कम होता चला जाएगा। जरूरी नहीं है आप d की वैल्यू 6 लो, कुछ भी ले सकते हो, बस समझाने के लिए आपको किया है। ठीक, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिला कि जो फोर्स है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली और इस d स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाता है और उसकी जगह इक्वल टू का साइन लगाया जाता है तो हमें एक कांस्टेंट वहां पर लेना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने कैपिटल जी लिया, इस कैपिटल जी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, अगर हम इस फॉर्मूले से इस जी की वैल्यू निकालें, ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले से इस कैपिटल जी की वैल्यू अगर निकालना चाह रहे हैं तो देखो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके साथ ये दोनों एक्स्ट्रा हैं तो मैं इन दोनों को कहाँ पहुंचा दूं, नीचे। क्यों, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम इसकी एसआई यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ये जो फोर्स है हमें पता लग जाएगा, जब हमें पता होगा कि ये फोर्स कितना है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स है वो रख देंगे, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वो हमें पहले से पता होगा, दोनों ऑब्जेक्ट का मास हमें पता होगा, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी कैपिटल जी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा यूनिट कैसे निकालते हैं, ये क्या है, फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की होती है मीटर और डिस्टेंस पे है स्क्वायर तो यहाँ मीटर पे हो गया स्क्वायर। m इंटू एम, मास किस में होता है, किलोग्राम में, ये भी किलोग्राम में ये भी किलोग्राम में, तो ये हो गया किलोग्राम स्क्वायर। तो यूनिट हो गई इसकी मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम की पावर 2। आप इसे बुक में ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे लिखा हो kg की पावर -2 लिखा हो, यानी kg को हमने ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और जो मैंने लिखा है वो भी सही है। कैपिटल जी की वैल्यू जो है वो किसने फाइंड आउट करी थी, हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड आउट करी थी। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स है। और एक बात, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में इस कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स है। अभी आपने जो अब तक पढ़ा हुआ है वो स्मॉल जी के बारे में पता है, जिसे आप ग्रेविटी कहते हो, ग्रेविटी को आप स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हो। अभी तक आपने पढ़ा है जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। आपको लगता है कि ये वैल्यू फिक्स होती है, ये वैल्यू फिक्स होती है केवल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर आप सरफेस से नीचे जाओगे या ऊपर जाओगे तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, लेकिन ये जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं होती है। दैट्स वाई हम इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं।